हाँ तो बच्चों, हमने परसेंटेज कंपोजिशन के बारे में डिस्कस कर लिया है और हम ये भी देख चुके हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला और मोलिकुलर फॉर्मूला वगैरह कैसे निकालते हैं। ठीक है, अभी जो मोल कॉन्सेप्ट है इसी को थोड़ा सा हम आगे और लेके चलते हैं और अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपसे स्टोइकोमेट्री ऑफ रिएक्शन। हेडिंग लिखा हमने स्टोइकोमेट्री ऑफ रिएक्शन। तो पहले तो हमारे दिमाग में आता है ये जो स्टोइकोमेट्री वर्ड है ये बेसिकली क्या है। ठीक है, तो इसको समझ लेते हैं। स्टोइकोमेट्री एक ग्रीक वर्ड है। स्टोइकोमेट्री एक ग्रीक वर्ड है और ये जो स्टोइकोमेट्री ग्रीक वर्ड है ये बेसिकली बना है स्टोइकियोन और मेट्रॉन से मिलके। हमने स्प्लिटिंग भी करके लिखा। स्टोइकोमेट्री जो वर्ड है किससे बना है? स्टोइकियोन स्टोइकियो प्लस मेट्रॉन से मिलके बना हुआ है। स्टोइकियो भी एक ग्रीक वर्ड है और मेट्रॉन भी ग्रीक वर्ड है। स्टोइकियो एक ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब होता है एलिमेंट, और मेट्रॉन भी ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब है मेजरमेंट या ऐसे बोल सकते हैं कैलकुलेशन। तो अगर इसको ध्यान से देखें तो स्टोइकोमेट्री जो एक वर्ड है ये हमको क्या बता रहा है? ये बता रहा है ना कि इसके अंदर आपको करना क्या है कि हमें एलिमेंट की कैलकुलेशन या एलिमेंट का मेजरमेंट करना है। अब आप कहेंगे सर एलिमेंट की कैलकुलेशन और एलिमेंट की मेजरमेंट का क्या मतलब होता है? तो हम आपको समझाते हैं। जैसे रिएक्शन है, रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाएंगे। अब कितना रिएक्टेंट रिएक्ट करेगा, कितना प्रोडक्ट बनेगा, तो हमें कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी ना कि हाँ भाई रिएक्टेंट के इतने मोल रिएक्ट कर रहे हैं, प्रोडक्ट कितने मोल बन रहे हैं। तो कैलकुलेशन का मतलब क्या हुआ? एक तरह से आप एलिमेंट की मेजरमेंट कर रहे हैं, एलिमेंट का कैलकुलेशन कर रहे हैं, इसका मतलब स्टोइकोमेट्री तो हुआ ना। तो ये जो स्टोइकोमेट्री ऑफ रिएक्शन है, इस स्टोइकोमेट्री के अंदर हम क्या करते हैं? हम ये पता लगाते हैं कि जैसे हमने रिएक्टेंट मिलाए ना, रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाएंगे, तो कितना रिएक्टेंट रिएक्ट करेगा, कितना प्रोडक्ट बनेगा, कितना रिएक्टेंट आपका लेफ्ट रह जाएगा, बचा रह जाएगा, या हो सकता है रिएक्टेंट सारा ही खर्च हो जाए। तो ये जितनी भी कैलकुलेशन है ये सब इस स्टोइकोमेट्री के अंदर ही की जाती है। ठीक है, तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना वो सब हम स्टोइकोमेट्री से ही डील करेंगे। ठीक, तो स्टोइकोमेट्री की डेफिनेशन की बात करें तो स्टोइकोमेट्री की डेफिनेशन क्या हुई? हमेशा बोल सकते हैं ना व्हाट इज स्टोइकोमेट्री? स्टोइकोमेट्री इज द कैलकुलेशन ऑफ क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन्वॉल्व इन द रिएक्शन। आपके पास एक केमिकल रिएक्शन है, उस केमिकल रिएक्शन के अंदर जो रिएक्टेंट इन्वॉल्व हो रहे हैं, जो प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो उनकी जो कैलकुलेशन है दैट इज द स्टोइकोमेट्री। तो मैंने आपको ये तो समझाया ना कि स्टोइकोमेट्री के अंदर हम क्या करेंगे? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कैलकुलेशन, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कैलकुलेशन करेंगे। ये लिखा हमने, स्टोइकोमेट्री इज द कैलकुलेशन ऑफ क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन्वॉल्व इन द रिएक्शन। ठीक है, अब इसको एक एग्जांपल लेके और आपको एक्सप्लेन करते हैं। हमने जैसे एक रिएक्शन ली। अच्छा, एक बात और बता देते हैं, जब भी आप स्टोइकोमेट्री वगैरह देखें, रिएक्शन मस्ट बी बैलेंस, बैलेंस होना चाहिए। अनबैलेंस रिएक्शन के अंदर कभी भी स्टोइकोमेट्री नहीं देखी जाती है। तो जब भी आप स्टोइकोमेट्री से क्वेश्चन वगैरह बनाए तो ये तो कंफर्म कर ले सबसे पहले तो कि रिएक्शन बैलेंस तो है ना। अगर आपको अनबैलेंस रिएक्शन दे रखी है तो आप सबसे पहले उसको बैलेंस करें, क्योंकि अनबैलेंस के अंदर कभी भी स्टोइकोमेट्री नहीं लगाते। स्टोइकोमेट्री हमेशा ही एक बैलेंस रिएक्शन के लिए अप्लाई करती है। ठीक है जी, हमने एक एग्जांपल लिया। N2+3s2 2NH3 का फॉर्मेशन हो रहा है। ये जो रिएक्शन है ना N2+3s2 जो अमोनिया का फॉर्मेशन होता है, इसको हम बोलते हैं हेबर प्रोसेस। अमोनिया फॉर्मेशन का एक मेथड है दैट इज द हेबर प्रोसेस। नाम ध्यान रख लेना। N2+3s2 से हमने 2NH3 हेबर प्रोसेस अमोनिया बना दिया। सबसे पहले चेक कर लेते हैं बैलेंस है क्या। तो बिल्कुल ये रिएक्शन हमारी बैलेंस्ड है। ठीक, नाइट्रोजन का कोएफिशिएंट कितना है? 1 है। हाइड्रोजन का कोएफिशिएंट कितना है? 3 है। और अमोनिया का कोएफिशिएंट कितना है? 2 है। तो ये जो बैलेंस रिएक्शन होती है, इस बैलेंस रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट प्रोडक्ट के जो कोएफिशिएंट होते हैं उन कोएफिशिएंट को बोलते हैं उसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। इसका मतलब नाइट्रोजन का कोएफिशिएंट कितना है? 1, तो हम बोलेंगे इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है। हाइड्रोजन का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट हुआ 3, अमोनिया का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट हुआ 2। तो हम ऐसे बोल सकते हैं इस रिएक्शन की स्टोइकोमेट्री होगी 1:3:2। हमने ये लिखा, इसकी स्टोइकोमेट्री है 1:3:2। अब इस स्टोइकोमेट्री 1:3:2 का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन ऑलवेज 1:3 में रिएक्ट करेंगे और जो अमोनिया बनेगा ना वो बनेगा 1:2 के अंदर। इसको आप समझिए। अब 1:3 का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ नाइट्रोजन का अगर आपने 1 मोल लिया तो नाइट्रोजन का 1 मोल लिया तो हम ऐसे बोलेंगे नाइट्रोजन के 1 मोल के कंप्लीट रिएक्ट करने के लिए हमको हाइड्रोजन की 3 मोल चाहिए। अगर ऐसा है तो फिर 2 मोल अमोनिया का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये तो मतलब हुआ 1, 3 और 2 का। ऐसे बोल सकते हैं कि नाइट्रोजन का आपने कितना ले लिया? 2 मोल लिया। नाइट्रोजन का कितना लिया? 2 मोल। मैंने आपसे क्या बोला?
मैंने आपसे बोला 1:3 है, 1:3 का मतलब ये हुआ जितने मोल आप नाइट्रोजन को लोगे ना हाइड्रोजन के उसके 3 टाइम्स से लेना है। इसका मतलब अगर हमने बोला नाइट्रोजन का हमारे पास 2 मोल है तो इसे बोलना चाहिए कि नाइट्रोजन के 2 मोल के कंप्लीट रिएक्ट करने के लिए हाइड्रोजन के कितने मोल लगेंगे 1:3 का मतलब जितना इसका है उसका तो 3 टाइम्स लगेगा। तो हम बोल सकते हैं कि नाइट्रोजन के 2 मोल के कंप्लीट रिएक्ट करने के लिए हमको हाइड्रोजन के मोल चाहिए 6 और फिर जो अमोनिया बनेगा वो कितना बनेगा। तो आप समझिए नाइट्रोजन का कोफिशिएंट 1 है तो इसका कितना 2 मतलब इसका 1 है तो 2 है। तो ऐसे बोल सकते हैं अमोनिया का कोफिशिएंट नाइट्रोजन का कोफिशिएंट का डबल है। ऐसे बोल सकते हो कि नाइट्रोजन का जितना मोल रिएक्ट करेगा अमोनिया उसका डबल बनेगा। अगर इसका 1 मोल रिएक्ट करता है तो 2 मोल बनेगा। अगर इसका 2 मोल रिएक्ट करेगा तो इसका कितना बनेगा 4। अगर इसका 3 मोल रिएक्ट करेगा तो इसका 6 मोल बनेगा ना। अब यहाँ 2 मोल रिएक्ट कर रहा है अमोनिया कितना बनेगा अमोनिया बनेगा हमारा 4 मोल। ये पॉइंट समझ में आ गया। मान लो ऐसा क्वेश्चन होता है आपसे बोलते हैं नाइट्रो ये 1:3 है तो हमने बोला नाइट्रोजन का मेरे पास 3 मोल है 3 मोल नाइट्रोजन है तो आपको बोलना चाहिए कि नाइट्रोजन के 3 मोल के कंप्लीट रिएक्ट करने के लिए नाइट्रोजन के 3 मोल के कंप्लीट रिएक्ट करने के लिए हाइड्रोजन के कितने मोल लगेंगे 3 है तो 1:3 है ना। तो 3 का 3 टाइम्स कितना हो 9। इसका मतलब इसकी 3 मोल के कंप्लीट रिएक्ट करने के लिए इसका कितना मोल लगेगा 9 लगेगा। अब अमोनिया कितना बनेगा अगर 1 रिएक्ट करता है तो 2 बनता है। अगर 3 रिएक्ट करेगा तो बेटा 6 मोल बनेगा तो 6 मोल अमोनिया का फॉर्मेशन बन जाएगा। तो ये मतलब होता है स्टोइकियोमेट्री का। क्लियर है। देखो अब हमने आपको क्या समझा हमने आपको समझा स्टोइकियोमेट्री को हम मोल में लिख सकते हैं। ये लीजिए हमने मोल में लिखा। आप इसको ये भी बोल सकते हैं स्टोइकियोमेट्री आप ये भी बोल सकते थे 1:3:2 है ना। आप इसको ये भी बोल सकते थे कि नाइट्रोजन का 1 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके अमोनिया के 2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेगा। मतलब हम आपसे बोलना चाह रहे हैं स्टोइकियोमेट्री को हम इन टर्म्स ऑफ मोल भी लिख सकते हैं स्टोइकियोमेट्री को हम इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल भी लिख सकते हैं। दूसरी बात अगर मान लो रिएक्शन गैसेस दे रखी है गैसेस रिएक्शन है अगर गैसेस रिएक्शन है तो फिर आप उसकी स्टोइकियोमेट्री इन टर्म्स ऑफ मोल भी इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम भी लिख सकते हैं। तो देखो गैस है ना तो हम ये भी बोल सकते हैं कि नाइट्रोजन का 1 वॉल्यूम हाइड्रोजन के 3 वॉल्यूम के साथ रिएक्ट करके अमोनिया के 2 वॉल्यूम का फॉर्मेशन करेगा। अब 132 वॉल्यूम का मतलब वही बात है कि इसका 1 लीटर इसके 3 लीटर के साथ रिएक्ट करके 2 लीटर बनाएगा। ऐसे बोल सकते हैं इसका 2 लीटर इसके 6 लीटर के साथ रिएक्ट करके इसका 4 लीटर बना देगा। समझ रहे बात को। आपने बोला जैसे हमने बोला ना इसका 1 मोल इसके 3 मोल के साथ रिएक्ट करेगा। अब आप ऐसे बोलना चाह रहे हैं इसका ये तो समझ में आ गया स्टोइकियोमेट्री हम वॉल्यूम लिख सकते हैं। चलो अब मास में चलते हैं। ठीक है आपने बोला मास में अगर लिखे तो आपके दिमाग में तो ये आएगा 1 है ना तो आप ऐसे बोलेंगे इसका 1 ग्राम इसके 3 ग्राम के साथ रिएक्ट करके और इसके 2 ग्राम को फॉर्मेशन करेगा। तो स्टोइकियोमेट्री हम इसे नहीं लिख सकते मतलब स्टोइकियोमेट्री हम ग्राम में रिप्रेजेंट नहीं करते। हाँ अगर आपको ग्राम में लिखनी है तो फिर कैसे लिखोगे सुनो इसका 1 मोल इसके 3 मोल के साथ ये करेगा ना इसके 1 मोल का मतलब कितना हुआ 28 ग्राम। तो आप ऐसे लिख सकते हैं 28 ग्राम ये 28 ग्राम आ गया। इसका 3 मोल हाइड्रोजन का मतलब कितना हुआ 1 मोल का मतलब 2 ग्राम है तो 3 का मतलब क्या 6 तो हमने 6 ग्राम लिख दिया है। ठीक है इसके 2 मोल अमोनिया बनेगा अमोनिया का मोलर मास कितना होता है 17 तो 2 मोल का मतलब क्या 34। तो अगर ग्राम में लिखना है तो ग्राम में आप ऐसे नहीं लिख सकते 132 ग्राम में अगर लिखना है तो आपको लिखना पड़ेगा इसका 28 ग्राम इसके 6 ग्राम के साथ रिएक्ट करके इसके 30 ग्राम का फॉर्मेशन करेगा। मेरे को लगता है कि आपको समझ में आ गया है। चलो जी हम इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं। एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। देखो मैं एक वैसे मैंने कोई भी हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले लिया एग्जांपल हमने ले लिया a+2b से हमने 3c+4d का फॉर्मेशन कर दिया। ऐसे समझने के लिए जैसे कि एग्जांपल लिया a+2b है a+2b से मैंने 3c+4d का फॉर्मेशन कर दिया। ठीक है अब आप इनके कोफिशिएंट कितना इसका कोफिशिएंट 1 इसका 2 इसका 3 इसका 4 हमने बोला इसकी स्टोइकियोमेट्री बनेगी 1:2:3:4 ये इसकी स्टोइकियोमेट्री बन गई। चलिए अब आपने इसके मोल लिए। देखो स्टोइकियोमेट्री जो है ना वो रिएक्शन जैसे क्वेश्चन देगा ना तो क्वेश्चन के साथ उसकी स्टोइकियोमेट्री आ जाएगी उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते। अब आपने ए और बी के कितने मोल लिए ये आपके हाथ में। आपने बोला मैं तो ए का 1 मोल लूंगा बी का 2 मोल लूंगा। आपने बोला मैं तो ए के 2 मोल लूंगा बी के 4 मोल लूंगा। इसका मतलब आप ए और बी के कितने मोल काम में ले रहे हैं ये आप पे डिपेंड करता है पर स्टोइकियोमेट्री आप पे डिपेंड नहीं करती। स्टोइकियोमेट्री तो स्टैंडर्ड है वो तो क्वेश्चन के अंदर दे रखी है क्योंकि जैसे उसने रिएक्शन लिखी उसकी स्टोइकियोमेट्री फिक्स हो गया आप उसको बदल ही नहीं सकते। हाँ अब कितने मोल लेने हैं वो आप पे डिपेंड करता है। तो मैं इसके कुछ केस बना के बताता हूँ। जैसे आपने बोला मैं तो ए का 1 मोल लूंगा और बी का 2 मोल लूंगा क्योंकि ए और बी के मोल लेना आपके हाथ में स्टोइकियोमेट्री आपके हाथ में नहीं है। चलो आपने बोला एक बार आपने क्या बोला
मैंने 3 केस बनाए, इसके केस 1 बना दिया, केस 2 बना दिया, केस 3 बना दिया। एक बार आपने बोला मैं ए का 1 मोल लूंगा, बी के 2 मोल लूंगा, तो ए का 1 मोल लेंगे, बी का 2 मोल लेंगे, ये आपने बोला। तो स्टार्टिंग में क्या बोलेंगे, ए का 1 मोल लिया, बी का 2 मोल लिया। स्टार्टिंग में तो प्रोडक्ट तो बनेगा नहीं, तो प्रोडक्ट हमारा COD 0 होगा। रिएक्शन के बाद क्या होगा, आफ्टर रिएक्शन, देखो अब रिएक्शन के बाद होगा क्या, इसकी स्टोइकियोमेट्री क्या है, इसकी स्टोइकियोमेट्री 1:2 है। 1:2 का मतलब ये हुआ इसके 1 मोल के कंप्लीट रिएक्ट करने के लिए इसका 2 मोल खर्च होगा। इसके 1 मोल के कंप्लीट रिएक्ट करने के लिए इसका कितना होगा, 2 मोल खर्च होगा। और हमने लिया भी 1/2 है, इसका मतलब इसका 1 मोल इसके 2 मोल के साथ कंप्लीट रिएक्ट कर जाएगा। तो हम बोलेंगे ए और बी जो रिएक्टेंट है वो तो हमारे 0 बच जाएंगे। इसका मतलब रिएक्टेंट हमारे कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएंगे। चलिए अब COD कितने बनेंगे, इसकी स्टोइकियोमेट्री क्या है, 1 2 3 4 है ना। अब आप इसको समझे, ए का अगर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है तो सी का कितना है, 3 है, और डी का 4 है। तो हम इसको ऐसा समझ सकते हैं ना, जब ए का 1 है मतलब अगर ए का 1 मोल रिएक्ट करता है तो सी के 3 मोल बनाएगा, डी के 4 मोल बनाएगा, और ए का रिएक्ट भी 1 ही कर रहा है तो हम क्या बोलेंगे, सी के 3 मोल बनेंगे और डी के 4 मोल बनेंगे। तो हम बोल देंगे एट द एंड ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन के एंड में ए का 0 मोल बचेगा, बी का 0 मोल बचेगा, मतलब हमारे दोनों रिएक्टेंट कंप्लीटली कंज्यूम होंगे। और सी और डी के हमारे पास मोल बनेंगे, सी का मोल बनेगा 3 और डी का मोल बनेगा 4। ये लीजिए एक केस मैंने बता दिया। दूसरा केस लेके बताता हूँ। सेकंड केस मैंने क्या ले लिया, ए के मैंने 4 मोल ले लिया और बी के मैंने 8 मोल ले लिया। मैंने आपसे क्या बोला, ए और बी के मोल लेना आपके हाथ में, स्टोइकियोमेट्री आपके हाथ में ली है। स्टोइकियोमेट्री तो क्या 1 2 3 4 है ना। अब आपने इसके 4 और 8 मोल लिए, ये क्या बोलता है, कुछ भी ले लो कोई दिक्कत नहीं ना। आपने 4 8 लिया, ये तो क्या बोलता है 1:2 1:2 है। 1:2 का मतलब ए का अगर आप 4 ले रहे हो तो ए के 4 मोल के कंप्लीट रिएक्ट करने के लिए बी के 8 मोल चाहिए। हाँ बी के 8 है भी सही, तो होगा क्या, ए और बी वापस से कंज्यूम हो जाएंगे। तो हम क्या बोलेंगे, हम ऐसे करेंगे ना भाई, ए का कितना मोल लिया आपने, ए का आपने कितना लिया, 4 मोल लिया, तो 4 में से 4 रिएक्ट कर जाएगा, 4 में से 4 रिएक्ट करेगा कितना बचेगा 0। बी का 8 लिया, 8 में से 8 रिएक्ट कर गया कितना बचेगा 0। ये लीजिए ए और बी तो 0। आप देखते हैं COD कितने बनेंगे, ऐसे समझना। ए का कोएफिशिएंट 1 है, COD का कितना 3 4 है, मतलब ए का अगर 1 रिएक्ट करता है तो सी और डी का 3 और 4 बनता है, मतलब सी ए का 3 टाइम्स बनेगा, डी ए का 4 टाइम्स बनेगा यार। अब ए के कितने मोल रिएक्ट कर रहे हैं 4, ए के कितने रिएक्ट कर रहे हैं 4। जब ए का 1 रिएक्ट करता है तो 3 बनता है, अगर 4 रिएक्ट करेगा तो 12 बनेगा ना। ए का 1 रिएक्ट करता है तो डी का 4 बनेगा, अगर 4 रिएक्ट करेगा तो डी का 16 बनेगा ना। ये तो मैं बोल रहा हूँ, ए के जितने मोल रिएक्ट करेंगे सी के मोल उसके 3 टाइम्स बनेंगे और डी के मोल उसके 4 टाइम्स बनेंगे। तो अगर इसका 4 मोल रिएक्ट करेगा तो सी का बनेगा 12 मोल और डी का बनेगा 16 मोल। ये पॉइंट समझ में आ गया। ये मैंने 2 केस बना दिए, एक केस और बता दो। थर्ड केस मैंने क्या लिया, ए के मैंने कितना ले लिया, ए के मैंने 2 मोल ले लिया और बी के मैंने 5 मोल ले लिया। मैंने आपसे क्या बोला, ए और बी के मोल लेना आपके हाथ में ना, आप कितने भी मोल ले सकते हो। आपने 2 5 लिया तो स्टार्टिंग में तो 0 0 होगा। अब बात करें रिएक्ट करने की, ये तो बोलता है आप कितने भी मोल लो, रिएक्ट तो आपको 1:2 में ही करना है। इसका मतलब ए के 2 मोल के कंप्लीट रिएक्ट करने के लिए बी के 2 ए के 1 मोल के कंप्लीट रिएक्ट करने के लिए बी के 2 मोल लगेंगे। ऐसे हो सकता है कि आपने जितने ए के मोल लिए ना, बी उसके जस्ट डबल लगता है। आपने ए का कितना लिया, ए का आपने कितना लिया 2 मोल लिया, तो ए के 2 मोल के कंप्लीट रिएक्ट करने के लिए बी के कितने लगेंगे, बी के लगेंगे 4, पर आपने तो 5 ले लिए। इसका मतलब अब इसमें थोड़ी सी कुछ गड़बड़ है, वापस समझना। ए का कितना मोल है, ए का कितना लिया आपने 2 मोल लिया, तो इसके 2 मोल के रिएक्ट करने के लिए तो बी कितना चाहिए था, इसके 2 के लिए तो 4 ही चाहिए ना। आपने तो कितना ले लिया 5 ले लिया। इसका मतलब ये हुआ आपको चाहिए तो 4, आपने कितना ले लिया 5। इसका मतलब 5 लिया तो रिएक्ट तो 4 करेगा ना, तो 1 मोल तो आपको बच जाएगा ना। तो इसको आप समझिए, ए के कितने लिए 2 मोल, तो 2 में से क्या होगा, 2 में से 2 रिएक्ट करेंगे तो ए का तो 0 बचेगा। 5 लिए, 5 में से खर्च कितने होंगे 4, तो 5 में से 4 गया तो कितना बचा 1। इसका मतलब आप देख पा रहे हैं इस वाले केस के अंदर हमारे जो दोनों रिएक्टेंट है वो कंप्लीटली कंज्यूम नहीं हो रहे हैं। केस 1 और केस 2 में तो क्या हुआ था, दोनों रिएक्टेंट कंप्लीटली कंज्यूम हो गए थे। यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है कि ए और बी में से एक रिएक्टेंट तो हमारा कंप्लीटली कंज्यूम हो गया है और एक रिएक्टेंट हमारा बचा हुआ है। तो जब ऐसा केस आ जाए और इस केस में ऐसा हो कि एक से ज्यादा रिएक्टेंट हो और एक रिएक्टेंट तो कंप्लीटली कंज्यूम हो जाए और दूसरा कुछ बचा हुआ है, तो जो रिएक्टेंट कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है उसको बोलेंगे हम लिमिटिंग रेजेंट, और जो रिमेनिंग है दैट इज द एक्सेस रेजेंट। तो मैं बोल सकते हैं इस वाले क्वेश्चन के अंदर ए बनेगा मेरा लिमिटिंग रेजेंट और बी बनेगा मेरा एक्सेस रेजेंट। एक्सेस में बचा हुआ है दैट इज द एक्सेस रेजेंट। चलिए अब हम बात करेंगे COD कितने बनेंगे। देखो COD
अब आपने क्या किया, देखो सीओडी का बनना, सीओडी कब तक बनेंगे, जब तक रिएक्शन चलेगी। रिएक्शन कब तक चलेगी, जैसे ए खत्म, ए जैसे कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा, सीओडी का बनना बंद होगा नहीं होगा, बिल्कुल बंद हो जाएगा। इसका मतलब सीओडी के कितने मोल बनेंगे यार, ये तो ए डिसाइड करेगा ना, बी तो नहीं कर सकता ना, बी इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि बी तो एक्सेस में हो तो बचा रह जाएगा, पर बचे रहने से होगा क्या, उसके लिए ए भी तो चाहिए ना। तो जब ए खत्म हो जाएगा, जैसे ए का द एंड हुआ वैसे रिएक्शन रुक जाएगी ना। इसका मतलब जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसके अंदर एक रिएक्टेंट पहले ही खत्म हो जाता है, तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर जो प्रोडक्ट बनता है ना, तो प्रोडक्ट कितना बनेगा, उस प्रोडक्ट की कैलकुलेशन हम लिमिटिंग रीजन को देख के ही करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आपका लिमिटिंग रीजन कौन है, ए, तो सीओडी का बनना डिसाइड कौन करेगा, इसका इसका कितना बनेगा ये ए डिसाइड करेगा, ना कि बी डिसाइड करेगा। कैसे, आप समझना। इसका मतलब अब बी तो एक्सिस में है ना, तो एक्सिस रीजन से सीओडी की कैलकुलेशन नहीं करेंगे, सीओडी की कैलकुलेशन किससे करेंगे, जो लिमिटिंग रीजन है, लिमिटिंग रीजन इसका कोएफिशिएंट 1, इसका कोएफिशिएंट 3, इसका 4। ये तो बोलता ना, अगर इसका 1 मोल रिएक्ट करता है तो सी का 3 और डी का 4 बनेगा। ऐसे बोल सकते हैं जितने मोल ए के रिएक्ट करेंगे, सी के बनेंगे 3 टाइम्स, डी के बनेंगे 4 टाइम्स। ए के कितने मोल रिएक्ट कर रहे हैं 2, तो सी का कितना बनेगा, 2 रिएक्ट करेगा, 1 रिएक्ट करेगा तो 3 बनेगा, 2 रिएक्ट करेगा तो 6 बनेगा, तो सी का कितना बनेगा, सी का बनेगा 6 मोल। डी का कितना बनेगा, तो ए का जब 1 रिएक्ट करता है तो 4 बनता है, 2 रिएक्ट करेगा 8 बनेगा। हम आंसर क्या देंगे, हम आंसर देंगे एट द एंड ऑफ रिएक्शन, एंड ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन के एंड में क्या बोलेंगे, रिएक्शन के एंड में हम बोलेंगे ए के कितने मोल लेफ्ट, ए का कितना मोल है तो 0, बी का कितना मोल है तो बोल देंगे 1, सी का कितना मोल है तो बोलेंगे 6, और डी का कितना मोल है तो बोल देंगे 8। ये पॉइंट समझ में आ गया, ठीक है। चलिए, अब ये हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आ गया लिमिटिंग रीजन का। इसका मतलब ये हुआ, लिमिटिंग रीजन का जब कॉन्सेप्ट लगेगा तो आपने क्या देखा, अगर किसी रिएक्शन के अंदर लिमिटिंग रीजेंट है तो कैलकुलेशन लिमिटिंग रीजेंट ही डिसाइड कर रहा है ना। वैसे लिमिटिंग रीजेंट क्या होता है, तो अभी भी मैंने आपको समझा दिया कि रिएक्शन के अंदर एक ऐसा रिएक्टेंट जो कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है, दैट इज द लिमिटिंग रीजेंट, और जो अभी भी रिमेनिंग है दैट इज द एक्सिस रीजेंट। तो लिमिटिंग रीजेंट की डेफिनेशन हम आपको वैसे बता चुके हैं। रिएक्शन मैंने लिखी, लिमिटिंग रीजेंट LR, the reactant which is completely consumed in a reaction is called limiting reagent, and the reactant which remain in excess is called excess reagent। मतलब रिएक्शन के अंदर ऐसा रिएक्टेंट जो कंप्लीटली कंज्यूम हो जाए वो तो बनेगा आपका लिमिटिंग रिएजेंट, और जो अभी भी रिमेनिंग है दैट इज अ एक्सेस रिएजेंट। और आपने ये भी देखा कि जब क्वेश्चन के अंदर लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट आ जाता है ना, या क्वेश्चन के अंदर जब लिमिटिंग रिएजेंट आ जाता है, तो जो प्रोडक्ट है या सब बोल सकते हैं रिएक्शन हमारी जो प्रोसीड होती है ना, वो लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग प्रोसीड होती है। तुमने लिखा ना, रिएक्शन ऑलवेज प्रोसीड अकॉर्डिंग टू लिमिटिंग रीजन, मतलब जब लिमिटिंग रीजन आ जाए तो रिएक्शन हमारे लिमिटिंग रीजन के अकॉर्डिंग ही प्रोसीड करती है, ठीक है। तो इसका मतलब अब जब ऐसा हो ना, एक से ज्यादा रिएक्टेंट हो, क्वेश्चन के अंदर क्या हो, एक से ज्यादा रिएक्टेंट हो तो रिएक्शन किसके अकॉर्डिंग प्रोसीड होगी, लिमिटिंग रीजन के अकॉर्डिंग। तो जब भी क्वेश्चन के अंदर एक से ज्यादा रिएक्टेंट हो तो सबसे पहले आप ये पता लगा लो कि लिमिटिंग रीजन है क्या। अब ऐसा भी नहीं है कि हमेशा लिमिटिंग रीजन होगा, इसे लिमिटिंग रीजन हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। तो पहले आपको ये पता लगाना ना इसमें लिमिटिंग रीजन है या नहीं है। अगर लिमिटिंग रीजन नहीं है तो फिर तो दोनों रिएक्टेंट पूरी तरह से खर्च हो जाते हैं। अगर लिमिटिंग रीजन है तो फिर आपको लिमिटिंग रीजन के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करनी पड़ती है। लिमिटिंग रीजन कैसे पता लगाते हैं ये हमने अभी एक एग्जांपल से बता दिया। हाँ, इस लिमिटिंग रीजन को देखने की एक ट्रिक भी है, तो मैं आपको ट्रिक भी बताता हूँ। देखो, एक एग्जांपल लेके समझते हैं। हमने एक एग्जांपल क्या लिया, एग्जांपल हमने ले लिया a+2b से हमने c+2d बना दिया। इसकी स्टोइकियोमेट्री 1:2:1:2 इसकी स्टोइकियोमेट्री है। मोल मैंने आपसे बोला ना, अब a और b के कितने मोल आप काम में ले रहे हो यहाँ पे डिपेंड करता है। तो मैंने इसका मोल ले लिया, a का लिया मैंने 5 मोल और b का मैंने 8 मोल ले लिया। a का कितना मोल लिया मैंने यूज में 5 मोल लिया, b का कितना मोल लिया मैंने 8 मोल लिया। चलो जी, आफ्टर रिएक्शन, अब रिएक्शन के बाद होगा क्या, इसके 1 मोल के लिए कितना चाहिए 2 मोल। अगर इसका आपने 5 लिया तो 5 के लिए कितना चाहिए 10, आपको चाहिए 10 पर आपको तो 8 ही दे रखा है। इसका मतलब B कंप्लीटली कंज्यूम नहीं हो सकता। अरे यार, A के 5 मोल लिए ना, तो A के 5 मोल की कंप्लीट रिएक्ट करने के लिए आपको B का कितना चाहिए 10 चाहिए ना, तो 10 आपको चाहिए पर दे तो आपको 8 ही रखा है ना। इसका मतलब पहले कौन खत्म होगा, ऑब्वियस सी बात है B होगा ना, तो B लिमिटिंग रीजन बनेगा। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, इसके 2 मोल के लिए इसका कितना चाहिए 1, तो इसके 8 के लिए कितना चाहिए, या 2 के लिए 1, 2 के लिए 1, मतलब जितना है उसका आधा, तो 8 के लिए तो 4 ही चाहिए ना। तो हम क्या बोलेंगे, A के मोल कितने लिए हमने 5 हमने इनिशियल में लिए, पर 5 में से रिएक्ट कितने करेंगे 4,
5 में से 4 तो रिएक्ट करेंगे तो कितना बचेगा 1 मोल। और जो बी है, बी का कितना लिया 8 में से 8 खर्च हो गए, 8 में से 8 मोल रिएक्ट करेंगे, कितना बचेगा 0। तो आप देख सकते हैं आफ्टर रिएक्शन या अब चलो सीओडी की बात करें, सीओडी कितने बनेंगे। मैंने आपसे क्या बोला, जब क्वेश्चन के अंदर लिमिटिंग रीजेंट आ जाता है तो रिएक्शन किसके अकॉर्डिंग चलनी चाहिए, लिमिटिंग रीजेंट के अकॉर्डिंग। लिमिटिंग रीजेंट कौन है हमारा, लिमिटिंग रीजेंट कौन बना, बी बनेगा, ए तो रिमेनिंग है, ए बनेगा एक्सेस रीजेंट। इसका मतलब अब कैलकुलेशन बी के अकॉर्डिंग करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे। चलिए अब सीओडी कैसे बनेंगे, तो बी का कोएफिशिएंट देख लो, बी का कोएफिशिएंट कितना है 2, सी का कितना है 1 और डी का 2। ऐसे बोल सकते हैं जब बी का 2 मोल रिएक्ट करता है तो सी का 1 बनेगा और डी का 2 बनेगा। ऐसे बोल दो बी के जितने मोल रिएक्ट करेंगे ना, सी के मोल उसके आधे बनेंगे और डी उतने ही बनेंगे। अब बी के कितने मोल रिएक्ट कर रहे हैं 8, अगर बी के 8 मोल रिएक्ट करेंगे तो सी के मोल कितने बनेंगे 4 और डी के बन जाएंगे 8, क्योंकि 2 1 2 मतलब 2 1 का मतलब अगर इसका 2 मोल रिएक्ट करता है तो 1 बनेगा, 8 करेगा तो 4 बनेगा और 2 2 का मतलब 8 रिएक्ट करेगा तो 8 ही बनेगा, 4 करेगा तो 4 बनेगा, 2 है तो 2 बनेगा, इसका 8 मोल बन जाएगा। पॉइंट समझ में आ गया, ठीक है। ये मैंने आपको लिमिटिंग रीजन देखना बता दिया। हाँ, लिमिटिंग रीजन देखने की ट्रिक बता रहा था ना मैं आपको, एक ट्रिक भी होती है। इतना आप नहीं करना चाहो, आपको डायरेक्ट देखना है यार इसका लिमिटिंग रीजन क्या होगा, तो उसकी मैं ट्रिक भी बता देता हूँ। ट्रिक देखो, ट्रिक लिखी हमने, लिमिटिंग रीजन को देखने की एक ट्रिक भी हम समझ लेते हैं। क्या लिखा हमने, गिवन मोल, जो भी आपको उसका मोल दिया, जैसे ए और बी को चेक करना है तो उसका जो भी गिवन मोल है, गिवन मोल का मतलब ये नहीं होता, ये तो स्टैकोमेट्री। गिवन मोल का मतलब ये जो मोल आपको दिया, जैसे 5 8 दिया या आपने जो भी लिया, वो जो भी गिवन मोल है उस गिवन मोल को उसी की स्टैकोमेट्री कोएफिशिएंट से डिवाइड करना है। जैसे ए की बात करें तो ए का गिवन मोल 5 है, स्टैकोमेट्री 1 है, तो ए की बात करें तो 5 को 1 से डिवाइड किया। बी का गिवन मोल 8 है, स्टैकोमेट्री कितना 2 है, तो बी के लिए क्या लिखा 8/2 लिखा। तो आपको क्या करना है, ए में मतलब जो भी उसका गिवन मोल है उसको उसकी स्टैकोमीटर से डिवाइड करना है, जो भी गिवन मोल स्टैकोमीटर से डिवाइड करना है। तो 5 को 1 से डिवाइड किया तो 5 आया, 8 को 2 से डिवाइड किया तो 4 आया, तो गिवन मोल को स्टैकोमीटर से डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद देखना है इन दोनों में से कौन मिनिमम वैल्यू है, जो मिनिमम वैल्यू है वो लिमिटिंग रीजन होता है। तो ये कितना है 5, ये कितना है 4, 4 मिनिमम वैल्यू है, इसका मतलब बी बनेगा लिमिटिंग रीजन। तो लिमिटिंग रीजन देखने का तरीका क्या है, आपने उसकी जो मोल काम में ली है उस मोल को किससे डिवाइड करें, उसी की स्टैकोमेट्री से डिवाइड करके देख लो। फिर उसमें देख लीजिए जो लीस्ट नंबर देता है, जो हमको लीस्ट नंबर देगा वही उसका लिमिटिंग रीजन बन जाएगा, और हम फिर कैलकुलेशन उसी लिमिटिंग रीजन के अकॉर्डिंग कर लेंगे। ठीक है जी, लीजिए अब इसका एक क्वेश्चन बनाते हैं आपके लिए। क्वेश्चन लिखा 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम रिएक्ट विद 3 मोल ऑफ क्लोरीन अकॉर्डिंग टू, एक रिएक्शन हमको दे रखी है, 2 एल्यूमिनियम प्लस 3 Cl2 से हमने 2 AlCl3 बना दिया। फाइंड, क्या क्या पता लगाना है, नंबर 1 लिमिटिंग रीजन, नंबर 2 एक्सेस रीजन, नंबर 3 अमाउंट ऑफ AlCl3 फॉर्म एंड नंबर 4 अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट अनरिएक्टेड। ये क्वेश्चन है, इसको हमको सॉल्व करना है। ठीक है, देखो अब क्वेश्चन को सोल्व करना है। हमने आपसे क्या बोला, रिएक्शन दे रखी है, तो चलो जी इस क्वेश्चन को बनाते हैं। बोला क्या दे रहा है, एल्यूमिनियम का कितना लिया आपने, एल्यूमिनियम का कितना लिया 1 मोल लिया, और इसका कितना ले रहे हो 1 और 3 ले रहे हो ना। चले जी देखते हैं, रिएक्शन हमको दे रखी है 2 एल्यूमिनियम सॉलिड प्लस 3 Cl2 गैस, इस हमने 2 AlCl3 सॉलिड बना दिया। ये होगा, इसकी स्टैकोमेट्री देखें, इसकी स्टैकोमेट्री क्या है, इसकी स्टैकोमेट्री बन गई 2^3^2, इसकी स्टैकोमेट्री बन गई, ये बना दी हमने इसकी स्टैकोमेट्री, ये बन गई इसकी स्टैकोमेट्री। चलिए क्वेश्चन के अंदर हमसे क्या बोला गया, मोल, गिवन मोल। अब मोल कितने दे रखे, तो हमसे क्या बोला, एल्यूमिनियम का कितना ले रहा है, ये 1 मोल ले रहा है, इसका कितना मोल लिया 1 मोल लिया, और इसका कितना ले लिया, इसमें 3 मोल ले लिया, तो स्टार्टिंग में तो ये 0 0 होगा। देखो एल्यूमिनियम, अब हम देख लेते हैं इसमें कोई लिमिटिंग रीजन है क्या, तो लिमिटिंग रीजन का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। लिमिटिंग रीजन,
लिमिटिंग रीजन कैसे पता लगाते हैं? तो लिमिटिंग रीजन देखने के लिए क्या बोला, उसका जो भी गिवन मोल है, जैसे एल्यूमिनियम का गिवन मोल कितना 1 को किससे डिवाइड किया 2 से, और जो 3 है 3 को किससे डिवाइड किया 3 से डिवाइड कर दिया, 3/3 1 आएगा, 1/2 कितना आएगा 0.5 आएगा, ये 0.5 आया, ये 1 आया, 0.5 और 1 में से लिस्ट नंबर कौन सा है, तो लिस्ट नंबर 0.5 है। इससे हमको पता लग गया हमारा जो एल्यूमिनियम है ये बनेगा लिमिटिंग रीजन, तो लिमिटिंग रीजन हो जाएगा एल्यूमिनियम, और क्लोरीन हो गया एक्सेस रीजन। ये पॉइंट समझ में आ गया? ये हमने जो कैलकुलेशन करी ना, ये मैंने जो कैलकुलेशन करी, ये लिमिटिंग रीजन देखने के लिए कैलकुलेशन करी है। ये तो कैलकुलेशन किसके लिए हुई है? ये कैलकुलेशन करी हमने लिमिटिंग रीजन को देखने के लिए, ठीक है। चलो जब हमने लिमिटिंग रीजन का पता लगा लिया, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब हमको देखना है पहला क्वेश्चन हमसे क्या बोला गया, फर्स्ट हमसे ये तो पूछा ना, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया, लिमिटिंग रीजन कौन है, तो आंसर क्या देंगे, लिमिटिंग रीजन कौन आ रहा है आपका, तो लिमिटिंग रीजन आपका आ गया एल्यूमिनियम, और एक्सिस रीजन है, एक्सिस में कौन आ गया, तो क्लोरीन आ जाएगा। नेक्स्ट हमसे क्या बोला है, अमाउंट ऑफ LCl3 फॉर्म, LCl3 का कितना अमाउंट बनेगा, और अमाउंट ऑफ रिएक्टेड अनरिएक्टेड, ये हमको पता लगाना है। देखिए इधर ये तो रिएक्शन है ना, 2L सॉलिड प्लस 3Cl2 गैस, इस हमने क्या बना दिया, इस हमने ये 2LCl3 बना दिया। लिमिटिंग रीजन तो हमने पता लगा लिया है। आपको मोल जो दे रखा था, गिवन मोल, इसका कितना मोल गिवन है, इसका 1 मोल गिवन है, और इसका आपको क्या दिया 3 मोल गिवन है। स्टार्टिंग में तो 0 0 होगा। अब बात करें एंड में क्या होगा, एंड आपने ये देख लिया है कि एल्यूमिनियम क्या है आपका लिमिटिंग रीजेंट है, और ये एक्सिस रीजेंट है, ये एक्सिस रीजेंट है। अभी भी आपसे क्या बोला, अभी आपसे बोला ना कि कैलकुलेशन किसके अकॉर्डिंग करेंगे, लिमिटिंग रीजन के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन होगी ना। लिमिटिंग रीजन का मतलब क्या हुआ, लिमिटिंग का मतलब वो लिमिटेड अमाउंट में, इसका मतलब वो तो खर्च होना ही होना है। इसका मतलब एंड में क्या होगा, एल्यूमिनियम का कितना लिया 1, तो 1 में से 1 रिएक्ट कर जाएगा, इसका मतलब एल्यूमिनियम तो 0 मोल ही बचेगा ना यार। अरे यार लिमिटिंग है तो 0 बचेगा ना, उसमें कौन सी बात है। चले जी, अब देखिए क्लोरीन कितना रिएक्ट करेगा। अब क्लोरीन की बात करें तो देख सकते हैं एल्यूमिनियम का इसकी स्टोइकोमेट्री क्या है, इसकी स्टोइकोमेट्री 2 3, इसकी स्टोइकोमेट्री क्या है 2 3 और 2 है ना। इसका मतलब ये हुआ कि एल्यूमिनियम के 2 मोल के कंप्लीट रिएक्ट करने के लिए क्लोरीन का 3 मोल लगेगा। एल्यूमिनियम का अगर 2 मोल रिएक्ट करता है तो इसका कितना मोल रिएक्ट कर रहा है, 3 मोल रिएक्ट कर रहा है, 2 पे 3, तो 2 पे 3 का मतलब पता है क्या हुआ, ऐसे बोल सकते हैं एल्यूमिनियम के 2 मोल के कंप्लीट रिएक्ट करने के लिए क्लोरीन का कितना मोल रिएक्ट करेगा 3, अगर इसके 1 मोल का कंप्लीट रिएक्ट करना हो तो इसका कितना होगा 3/2 होगा, या 3/2 मोल लगेगा। या आप इसको ऐसे तो बोल सकते हैं ना, एल्यूमिनियम के 2 मोल के कंप्लीट रिएक्ट करने के लिए 2:3 का मतलब इसका 2 मोल के लिए इसका 3 लगेगा, 2 3 का मतलब क्लोरीन का जो मोल है वो कितना लगेगा, तो जितना एल्यूमिनियम का मोल है उसका 1.5 टाइम्स लगेगा, क्योंकि 2 का 1.5 टाइम्स 3 तो होता है ना। इसका मतलब अगर एल्यूमिनियम का 1 मोल रिएक्ट कर रहा है तो एल्यूमिनियम के 1 मोल के कंप्लीट रिएक्ट करने के लिए क्लोरीन का लगेगा 1.5 मोल। आपने लिया कितना, आपने 3 मोल लिया ना, तो 3 में से 1.5 मोल तो रिएक्ट करेगा, इसका मतलब इसका 1.5 मोल बच जाएगा। ये समझे? वापस बताता हूं, क्लोरीन है ना, क्लोरीन के 2:3 का मतलब इसके 2 मोल के कंप्लीट रिएक्ट करने के लिए इसका 3 मोल लगेगा। 2 के लिए 3 का मतलब यार 1.5 टाइम्स हो गया ना। अब इसका कितना रिएक्ट कर रहा है 1 मोल, तो इसका कितना रिएक्ट करेगा 1.5 रिएक्ट करेगा। आपने लिया कितना 3 में से 1.5 तो रिएक्ट कर गया, इसका रिमेनिंग मोल कितना 1.5 मोल रिमेनिंग है। अब LCl3 कितना बनेगा, मैंने आपसे क्या बोला था कि जो प्रोडक्ट बनता है कैलकुलेशन हमेशा लिमिटिंग रीजन के अकॉर्डिंग चलेगी। लिमिटिंग रीजन हमारा एल्यूमिनियम है ना, तो देखिए एल्यूमिनियम का जब 2 इसका कोएफिशिएंट 2 है, इसका कोएफिशिएंट 2 है, इसका मतलब अगर इसका 2 मोल रिएक्ट करेगा तो इसका भी 2 मोल बनेगा। अब इसका तो 1 मोल रिएक्ट कर रहा है, तो आंसर क्या देंगे LCl3 का भी हमारे 1 मोल बनेगा, ये बनेगा 1 मोल। पॉइंट समझ में आ गया? ठीक है, तो हमसे पूछा क्या गया था, क्वेश्चन देखा अमाउंट ऑफ LCl3 फॉर्म, LCl3 कितना बनेगा, तो आंसर क्या देंगे, आंसर दे देंगे ये बनेगा 1 मोल, ये 1 मोल बनेगा। नेक्स्ट हमसे क्या बोला गया, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट अनरिएक्टेड, अनरिएक्टेंट जो अमाउंट है वो क्या है, वो है 1.5 मोल क्लोरीन, ये 1.5 मोल क्लोरीन। हाँ, अगर आपको अमाउंट ग्राम में देना है, मोल की जगह ग्राम में पूछा जा रहा है तो वो भी बता सकते हैं 1.5 तो मोल है, क्लोरीन का मोलिकुलर मास होता है 71 से मल्टीप्लाई कर दो इतने ग्राम आ जाएगा, ये 1 मोल LCl3 है।
AlCl3 का 1 मोल है, आप इसका मोलर मास निकाल लीजिए। आप निकाल सकते हैं, एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास होता है 27 और क्लोरीन का होता है 35.5। इसको सोल्व करके निकाल लेना, आंसर आपका ग्राम में आ जाएगा। ठीक है जी, आया समझ आता? ठीक, चलो जी, ये तो हमने आपको एक क्वेश्चन बताया ना, अब हम और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, उससे कॉन्सेप्ट आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिया हमने एक रिएक्शन दे रखी है। रिएक्शन हमारे पास है A गैस प्लस 3B गैस है, इसे हमने फॉर्मेशन कर दिया है, प्लस 5D गैस के लिए एक रिएक्शन आपको दे रखी है। ठीक है, इनिशियली 3 mole of A and 10 mole of B were taken. Initially 3 mole of A and 10 mole of B were taken. Calculate. हमको इस क्वेश्चन में फाइंड करना है, नंबर 1 फर्स्ट लिमिटिंग रीजन, सेकंड एक्सिस रीजन एंड थर्ड remaining moles of reactant and fourth moles of C and D फॉर्म। आपको ये बताना है सी और डी के कितने कितने मोल बनेंगे, ये हमारा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, देखिए। ठीक है, देखो अब इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। सबसे पहले तो हम रिएक्शन लिख लेते हैं, तो इसका सॉल्यूशन देखें। रिएक्शन हमको क्या दे रखा था, रिएक्शन हमको ये तो देखा था ना, A प्लस 3B है, A प्लस 3B, इस A प्लस 3B से हमने 2C प्लस 5D बना दिया, यार ये तो दे रखा था। ठीक है, T इक्वल टू 0 पे देखें, T इक्वल टू 0 यहाँ ऐसे बोल सकते गिवन मोल, कितना मोल दे रखा है, तो गिवन मोल लिख देता हूं मैं। ये गिवन मोल हमसे क्या बोला, A का कितना मोल काम में लिया, A का हमने 3 मोल काम में ले रखा है, और B का कितना लिया हमने 10 मोल ले लिया, इसका 3 और इसका कितना लिया हमने 10 मोल लिया। हम इसकी स्टैइकोमेट्री देखें, इसकी स्टैइकोमेट्री क्या आएगी, इसकी स्टैइकोमेट्री आ रही है 1:3:2:5, ये बन गई इसकी स्टैइकोमेट्री। क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले क्या करना है, आपको लिमिटिंग रीजन का पता लगाना है। लिमिटिंग रीजन कैसे पता लगाते हैं, तो लिमिटिंग रीजन की कैलकुलेशन मैं इधर साइड में कर देता हूं। देखो लिमिटिंग रीजन का पता लगाना है क्या, ये तो देखना है ना आपको A और B में से कौन लिमिटिंग रीजन होगा। तो मैंने आपसे क्या बोला था, लिमिटिंग रीजन का देखने का तरीका क्या है, उसका जो मोल है, A का मोल कितना लिया 3, स्टैइकोमेट्री कितना है 1, तो 3/1 तो 1 हो गया। B की बात करें तो B का मोल कितना लिया आपने 10 मोल लिया, इसका 10 मोल लिया, और आपने इसका स्टैइकोमेट्री कितना 3, तो 10/3 करेंगे तो 3.33। इनमें से लिस्ट नंबर कौन आ रहा है 3, तो आंसर कर देंगे A बन जाएगा लिमिटिंग रीजन। लिमिटिंग रीजन हमारा A आ जाएगा। लिमिटिंग रीजन कौन बना A, तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोला गया, फर्स्ट ये तो है ना लिमिटिंग रीजन कौन है, तो आंसर क्या देंगे, लिमिटिंग रीजन तो कौन आ गया मेरा A, और एक्सिस रीजन की बात करें, एक लिमिटिंग है तो दूसरा एक्सिस रीजन है, तो ये बन जाएगा B। ठीक है, अब आपसे बोला जा रहा है कि रिएक्टेंट के रिमेनिंग मोल और COD कितने बनेंगे, तो उसकी भी कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखो अब एंड में क्या होगा, या रिएक्शन कंप्लीट के बाद क्या होगा एंड में, लिमिटिंग रीजन तो आपका क्या आ गया A, तो हमने बोल दिया A तो क्या बनेगा, A तो बनेगा लिमिटिंग रीजन, और B बनेगा हमारा एक्सिस रीजन। आपसे बोला ना कि कैलकुलेशन हमेशा लिमिटिंग रीजन से करनी है। लिमिटिंग का मतलब ये हुआ कि वो तो एंड में लिमिटिंग रीजन तो 0 बचे जाता है ना, तो बेस्ट मेथड है आपने कितना मोल लिया, A का कितना मोल लिया इनिशियल में 3 में से 3 रिएक्ट कर गया, इसका तो 0 मोल बचेगा, इसका तो 0 मोल बचेगा। समझना, यहाँ से बोल सकते हैं A के 3 मोल लिए थे, लिमिटिंग है तो 3 के 3 मोल रिएक्ट करेंगे। स्टैइकोमेट्री क्या है,
इसकी स्टोइकियोमेट्री 1:3 है ना। 1:3 का मतलब क्या हुआ, अगर ए का 1 मोल रिएक्ट करता है, 1:3 का मतलब ए का 1 मोल रिएक्ट करेगा तो बी का 3 मोल रिएक्ट करेगा। अरे यार 1:3 का मतलब अगर ए का 1 मोल रिएक्ट करता है तो बी का कितना रिएक्ट करेगा, 3 मोल रिएक्ट करेगा। अगर ए का 2 मोल रिएक्ट करेगा तो फिर बी का कितना मोल रिएक्ट करेगा, बी का बेटा 6 मोल रिएक्ट करेगा ना। अरे 1:3 का मतलब ये तो होता ना 1 3 2 6, और अगर ए का 3 मोल है तो ए के 3 मोल के लिए बी के तो 9 मोल रिएक्ट करेंगे ना। इसके 3 मोल है तो बी के कितनी रिएक्ट करेंगे, 9। आपने लिए कितने थे, 10 में से 9 तो रिएक्ट करेंगे तो आंसर कह देंगे इसका 1 मोल बच जाएगा। तो आंसर कह देंगे हमारा जो अनरिएक्टेड रिएक्टेंट है उसका कितना मोल है, उसका 1 मोल है। चलो जी सीओडी देखें, सीओडी कितने कितने मोल बनेंगे। स्टोइकियोमेट्री देख लो आप तो। अब स्टोइकियोमेट्री किसकी देखनी है, लिमिटिंग रिएजेंट की देखनी है। लिमिटिंग रिएजेंट का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, 1। इसका मतलब अगर ए का 1 मोल रिएक्ट करेगा तो सी का 2 मोल बनेगा और डी का 5 बनेगा, 1 2 5। इसका मतलब अगर ए का 1 मोल रिएक्ट कर रहा है तो सी का 2 बनेगा और डी का 5 बनेगा। ऐसे बोल सकते हैं सी के जो मोल है, ए का जितना मोल रिएक्ट करेगा सी उसका डबल बनेगा और डी उसका 5 टाइम्स बनेगा। ए का कितना मोल रिएक्ट कर रहा है, ए का 3 मोल रिएक्ट कर रहा है तो आंसर कह देंगे सी के कितने मोल बनेंगे, सी के मोल बनेंगे 6। अरे 3 रिएक्ट करेगा तो 6 बनेगा ना। अब 5 डी की बात करें तो डी कितना बनेगा, 5 टाइम्स बनेगा। तो ए का 3 मोल रिएक्ट करेगा तो इसका बन जाएगा 5 टाइम्स का मतलब ये बनेगा 15 मोल। ये 15 मोल आ गया, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन में ये तो पूछा गया ना, क्वेश्चन में क्या बोला, रिमेनिंग मोल ऑफ रिएक्टेंट, रिमेनिंग मोल, तो रिमेनिंग मोल का आंसर क्या देंगे, रिमेनिंग मोल में आंसर क्या देंगे 1 मोल ऑफ बी। तो इसका आंसर दिया जाएगा रिमेनिंग मोल 1 मोल ऑफ बी, बी का 1 मोल रिमेनिंग है, ये लीजिए 1 मोल ऑफ बी, ठीक है। और आपसे क्या बोला गया, मोल्स ऑफ सी एंड डी फॉर्म सीओडी के कितने कितने मोल बने। तो आप देख सकते हैं सी के कितने मोल बने 6 और डी के बने 15, 6 एंड 15। तो बोल सकते हैं सी का कितना मोल बना, तो सी का मोल बना 6, ये तो 6 मोल बनेगा। और जो डी है डी के मोल बने 15, ये 15 हमारे डी के मोल बन जाएंगे। समझ में आपको क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। $80 ग्राम of hydrogen reacts with 80 gram of oxygen according to रिएक्शन दे रखी है 2H2 plus O2, इससे हमने ये 2H2O का फॉर्मेशन कर दिया, ठीक है जी। फाइंड नंबर 1 लिमिटिंग रीजन, नंबर 2 एक्सेस रीजन, नंबर 3 मैक्सिमम मोल्स ऑफ वाटर फॉर्म, वाटर के मैक्सिमम कितने मोल बनेंगे। और एक और हमने ले लिया है मास ऑफ अनरिएक्टेड रिएक्टेंट, मास ऑफ अनरिएक्टेड रिएक्टेंट, ठीक है। अब ये क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है, तो पहले तो आप क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखें तो हमने अब इसने क्या किया, इसने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के है ना मास दे दिया, पर स्टोइकियोमेट्री मास में नहीं लिखते, स्टोइकियोमेट्री किस में लिखते हैं, मोल। तो हम सबसे पहले तो जो गिवन मास है इससे मोल बना देते हैं। तो हम देखें इसने मोल कितना दिया हमको, इसने हाइड्रोजन, मोल ऑफ हाइड्रोजन 80 ग्राम है ना, मोलिकुलर मास से डिवाइड कर दिया 2। इसका मतलब ये हमको हाइड्रोजन के दे रहा है 40 मोल, और जो ऑक्सीजन है इसके कितने मोल दे रखा है, ऑक्सीजन है 80 ग्राम, 80 ग्राम को मैंने 32 से डिवाइड कर दिया, इसका मतलब ये 2.5 आ गया। इससे मेरे को पता लग गया
कि हाइड्रोजन का 40 मोल गिवन है और ऑक्सीजन का 2.5 मोल गिवन है। मैंने आपसे बोला जब भी क्वेश्चन के अंदर एक से ज्यादा रिएक्टेंट हो तो सबसे पहले आप क्या काम करें, सबसे पहले आप लिमिटिंग रीजन का पता लगा लीजिए। और लिमिटिंग रीजन का कैसे पता लगाते हैं, दो रिएक्टेंट है चेक कर लेते हैं, देख लीजिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन। लिमिटिंग रीजन के लिए क्या बोला, जो गिवन मोल है, हाइड्रोजन का गिवन मोल कितना है 40 है, तो ये 40 लिखा मैंने। चलिए जी, ऑक्सीजन का गिवन मोल कितना है 2.5, तो गिवन मोल है। गिवन मोल को किससे डिवाइड करना है, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, उसके लिए रिएक्शन की जरूरत पड़ेगी। हाइड्रोजन का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 2, इसको 2 से डिवाइड किया, ये कितना आ गया 20। और ऑक्सीजन का स्टोइकोमेट्री 1, इसको 1 से डिवाइड किया तो ये बनेगा 2.5। आप देख सकते हैं 2.5 और 20 इसमें से लीस्ट नंबर कौन सा है, ऑक्सीजन 2.5, तो आंसर क्या देंगे, इसमें ऑक्सीजन बन जाएगा लिमिटिंग रीजन। चलिए जी, और हाइड्रोजन बनेगा हमारा एक्सिस रीजन। ये लीजिए, ये तुमने लिमिटिंग रीजन का पता लगा लिया। तुमसे लिमिटिंग रीजन बोला तो आंसर क्या देंगे, लिमिटिंग रीजन का आंसर देंगे हाइड्रोजन, एक्सिस रीजन का आंसर देंगे हम लिमिटिंग रीजन का आंसर देंगे ऑक्सीजन और एक्सिस रीजन का आंसर देंगे हम हाइड्रोजन। ठीक है जी। चलिए अब आपसे बोला जाए वाटर का कितना मोल बनेगा, तो वाटर का मोल बनेगा, चलिए जी देख लेते हैं कितना मोल बनेगा वाटर का। रिएक्शन लिख देते हैं हम सबसे पहले। तो रिएक्शन हमने क्या लिखी, 2H2 प्लस O2, इस हमने 2H2 लिक्विड का फॉर्मेशन कर दिया। स्टोइकोमेट्री क्या आ रही, इसकी स्टोइकोमेट्री आ रही है 2H2 1H2, ये इसकी स्टोइकोमेट्री आ गई। सबसे पहले क्या करें, आपने जो मोल ले रखे हैं वो लिख दीजिए, तो गिवन मोल, ये हमने गिवन मोल लिख दिया। हाइड्रोजन का कितना मोल दे रखा है हमको, 40 मोल दे रखा है, और ऑक्सीजन का कितना दे रखा है हमको, 2.5 मोल दे रखा है। चेक कर लेते ही देना, ये था ना, हाइड्रोजन का मोल कितना था 40 हमने लिया, और ऑक्सीजन का मोल कितना लिया हमने 2.5 ले रखा है। ये 40 और 2.5 मोल है। और लिमिटिंग रीजन कौन है, ये भी आपने देख लिया अभी। लिमिटिंग रीजन कौन है, लिमिटिंग रीजन आपका ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन लिमिटिंग रीजन है, तो आप लिख सकते हैं ये लिमिटिंग रीजन हो गया, ये लिमिटिंग रीजन हो गया। अब आपको बताना है एट द एंड ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन के एंड में क्या होगा। जब भी लिमिटिंग रीजन हो तो यार ये तो समझ में आ गया ना, लिमिटिंग रीजन का मतलब क्या होगा, लिमिटिंग रीजन का मतलब उसका तो एंड होने वाला है। तो जो भी लिमिटिंग रीजन है वो एंड में तो जीरो बचेगा। जीरो बचने का मतलब आपने उसका जितना काम में जितना आपने लिया ना, सारा का सारा रिएक्ट करेगा। तो हम ऐसे बोल सकते हैं ऑक्सीजन का लिया कितना हमने 2.5 मोल लिया, तो हम ऐसे बोल देंगे ना, होगा क्या, लिया मैंने कितना 2.5 में से 2.5 ही रिएक्ट करेगा, तो वो बनेगा 0। अरे यार जीरो बचेगा तभी तो लिमिटिंग है ना, ये लिमिटिंग रीजन आ गया। इसका मतलब एंड में ऑक्सीजन तो कितना बचेगा, 0 मोल बचेगा। अब आपको देखना है जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का कितना मोल बचेगा, तो समझ सकते हैं 2:1, 2:1 का मतलब ये हुआ ऑक्सीजन के 1 मोल के कंप्लीट रिएक्ट करने के लिए मैंने आपसे क्या बोला था, अगर कोई लिमिटिंग रीजेंट हो तो कैलकुलेशन लिमिटिंग रीजेंट के बेसिस पे करनी है। तभी तो मैं बोल रहा हूँ ऑक्सीजन के 1 मोल के कंप्लीट रिएक्ट करने के लिए हाइड्रोजन के 2 मोल चाहिए। ऑक्सीजन के 1 मोल के लिए हाइड्रोजन का कितना चाहिए 2, 1 के लिए 2 चाहिए, तो 2.5 के लिए कितना चाहिए, तो 5। तो हमने लिया कितना था 40 मोल, 40 में से 5 मोल अगर रिएक्ट कर जाएंगे तो आंसर क्या देंगे, आंसर देंगे ना कि हमारे 35 मोल हाइड्रोजन के बच जाएंगे। वाटर की बात करें, वाटर के मोल कितने बनेंगे, लिमिटिंग रीजन से कैलकुलेशन करनी है ना, तो लिमिटिंग रीजन ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 1 और इसका कितना है 2, 1 2। इसका मतलब ऑक्सीजन का अगर 1 मोल रिएक्ट करता है तो वाटर के 2 मोल बनेंगे। ऐसे बोल सकते हैं ऑक्सीजन के जितने मोल रिएक्ट करते हैं वाटर के मोल उसके जस्ट डबल बनेंगे। ऑक्सीजन के कितने मोल रिएक्ट कर रहे हैं 2.5, तो हम आंसर क्या देंगे, वाटर के कितने मोल बनेंगे, वाटर के बनेंगे 5 मोल। ये लीजिए 5 मोल वाटर का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है जी, ठीक है। तो आपसे पूछा गया था, देख लेते हैं वापस से। आपसे बोला गया मास ऑफ अनरिएक्टेड रिएक्टेंट का मास आपको बताना है, तो आंसर क्या देंगे, अनरिएक्टेड रिएक्टेंट कौन है हमारा, अनरिएक्टेड रिएक्टेंट का मास बताना, वो तो हाइड्रोजन है 35 मोल मास पूछ रहा है ना, तो 35 मोल। हाइड्रोजन का मोलिकुलर मास कितना होता है 2, तो 35 का डबल किया तो आंसर क्या आ जाएगा 70 ग्राम। इसका आंसर दे देंगे 70 ग्राम। और आपसे क्या बोला वाटर का कितना मास बनेगा, तो आंसर क्या देंगे 5 मोल बनेगा। अगर मास की बात करें तो इसके मोल मास से मल्टीप्लाई कर दो, 5 को 18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ जाएगा 90 ग्राम। तो 90 ग्राम आपका वाटर बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है जी, चलिए दूसरे टाइप के क्वेश्चन बनाते हैं, वही स्टोइकोमेट्री ले रहे हैं और भी क्वेश्चन बनाते हैं। नेक्स्ट लिया हमने कैलकुलेट
वॉल्यूम calculate volume of CO2 at STP produced by decomposition of 5 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, क्वेश्चन दे रखा है 5 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है, इसका डिकम्पोजिशन हुआ तो आपको बताना है कि एसटीपी पे CO2 कितना बनेगा। ये क्वेश्चन है। अब इसका सॉल्यूशन देखें। अब इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं ना, इनके अंदर क्या करना पड़ेगा, रिएक्शन आपको खुद को लिखना आना चाहिए। अब आपको पता होना चाहिए ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट का जब डिकम्पोजिशन होता है तो हमको मिलता है तो कैल्शियम ऑक्साइड, उसके साथ में CO2 गैस रिलीज होती है। ठीक है, वैसे भी हिंट तो क्वेश्चन के अंदर दे रखा है ना कि कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन हो रहा है तो CO2 मिलेगी। इसका मतलब रिएक्टेंट में कैल्शियम कार्बोनेट आएगा और उधर क्या आएगा, CO2 आएगा। तो आपको आइडिया तो लग ही जाता है, ये हमको दे रखा है। ठीक है, देखो अब बात करें तो हमसे क्या बोला गया, हमसे बोला गया कैल्शियम कार्बोनेट कितना 5 ग्राम है, पर ग्राम दे रखा है तो आपको तो मोल बनाने पड़ेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के मोल बना देते हैं। मोल कैसे बनाएंगे, मोल इक्वल होता है गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास। कैल्शियम कार्बोनेट का मोलिकुलर मास निकालो, कैल्शियम का कितना होता है 40, कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना होता है 40, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16। तो आप इसका एल्जेब्रिक सम करेंगे तो याद है 100। तो हम बोल सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का मोलिकुलर मास कितना है 100 है। तो इसका मतलब अगर इसके मोल बना है तो इसका मोल कितना बनेगा, इसका मोल बनेगा ना 5 अपॉन 100। इसका मतलब ये इतने मोल हमने इसके काम में ले रखे, ये गिवन मोल है, इतने मोल हमको दे रखे। ठीक है जी, अब होगा क्या, अब आप कहेंगे लिमिटिंग रीजन देखें। पहली बात तो ये लिमिटिंग रीजन देखना कब होता है, लिमिटिंग रीजन कब देखना है, तो लिमिटिंग रीजन नंबर 1 तब देखना है जब रिएक्शन के एक से ज्यादा रिएक्टेंट हो, या तो एक ही रिएक्टेंट है, मतलब यहाँ लिमिटिंग रीजन देखने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि आप हर किसी क्वेश्चन के अंदर लिमिटिंग रीजन देखने बैठ जाओ। लिमिटिंग रीजन कब देखना है, पहली कंडीशन क्या है कि रिएक्टेंट एक से ज्यादा होने चाहिए। इसमें तो एक ही रिएक्टेंट है, मतलब यहाँ लिमिटिंग रीजन की बात ही नहीं करते हैं। तो यहाँ हम क्या बोलेंगे, स्टोइकियोमेट्री क्या है, इसकी स्टोइकियोमेट्री ही तो है ना, इसकी स्टोइकियोमेट्री ही तो है 1:1:1। इसकी स्टोइकियोमेट्री क्या है 1:1:1। इसका मतलब जब 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट कंप्लीटली डिकम्पोज होगा, जब 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट कंप्लीटली डिकम्पोज होगा तो 1 मोल तो हमको कैल्शियम ऑक्साइड देगा और 1 मोल ही हमको CO2 देगा। 1 मोल से 1 मिलेंगे। अब इसके मोल कितने लिए, 0.05 लिए। तो आप आंसर क्या दोगे, अगर कैल्शियम कार्बोनेट का 0.05 मोल है तो कैल्शियम ऑक्साइड कितना बनेगा 0.05 मोल तो कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा और 0.05 मोल ही आपका CO2 बन जाएगा। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन के अंदर केवल CO2 पूछ रहा है ना, इसलिए हम CO2 की कैलकुलेशन कर रहे हैं। अगर हमसे क्वेश्चन के अंदर कैल्शियम ऑक्साइड के बारे में बोलता तो हम कैल्शियम ऑक्साइड की कैलकुलेशन कर देते। तो हमसे क्या बोला, CO2 का वॉल्यूम कितना बनेगा एसटीपी पर, तो मोल कितने बने 0.05 मोल। अगर 0.05 है तो वॉल्यूम अगर निकालना है तो 0.05 को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 22.4 से मल्टीप्लाई कर दो, या आपका आंसर आ जाएगा लीटर में। ये लीजिए, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। आपने क्या किया, आपने पहले CO2 के मोल निकाल लिया और जो CO2 के मोल आए तो CO2 के मोल से आपने CO2 का जो मोल आया उस मोल से आपने उसका वॉल्यूम निकाल लिया। आपको मैंने बताया था एसटीपी पर 1 मोल का वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर। तो जितना भी मोल आया उस मोल को किससे मल्टीप्लाई कर दिया 22.4 से, तो आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, और लेते हैं ऐसा क्वेश्चन। नेक्स्ट, कैलकुलेट मास ऑफ क्विकलाइम। क्विकलाइम जो होता है ना, ये होता है कैल्शियम ऑक्साइड। अभी भी जो लिखा था ना, वो कैल्शियम ऑक्साइड होता है। कैल्शियम ऑक्साइड क्विकलाइम कैल्शियम ऑक्साइड obtained by heating
by heating 400 gram of calcium carbonate, which is 400 gram of calcium carbonate, which is 85% प्योर, 85%। ठीक है, अब देखो अभी जो क्वेश्चन बनाया था ये उसी टाइप का क्वेश्चन है, पर इसको मैंने थोड़ा सा और एडवांस कर दिया है। ठीक, अभी जो क्वेश्चन था ना जो हमने जस्ट बनाया था उसमें तो बोला था इतने ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है, पर इसमें एक लाइन और एड कर दी विच इज 85% प्योर। इसका मतलब आप समझना, इसके हम जब सॉल्यूशन की बात करें तो आप ये लिखोगे ना, ये कैल्शियम कार्बोनेट है, सबसे पहले तो रिएक्शन लिख दो, कैल्शियम कार्बोनेट है, अगर इसका डिकम्पोजिशन होगा, इसके डिकम्पोजिशन से हमको एक तो कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा, उसके साथ में हमको CO2 मिलने वाला है। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमसे कैल्शियम ऑक्साइड की कैलकुलेशन करवा रहा है, कोई बात नहीं। हम सबसे पहले तो देखें हमने कैल्शियम कार्बोनेट के मोल कितने काम में लिए, तो इसके मोल बना है। आपने क्या बोला 400 ग्राम लिया तो मोल बनाएंगे, पर क्या बोला इसके अंदर प्योर तो 85% ही है। इसका मतलब आपने एक तरह से जो कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट के मास की अपन बात करें तो इसका मास कितना हुआ 400, पर प्योरिटी तो 85% है ना, तो क्या काम करें सबसे पहले तो 400 का आप 85% निकाल लीजिए, ये लीजिए। ठीक है, तो 400 का 85% निकाले, 85 तो 0 से 0 कैंसिल कर दिया, 85 का 4 टाइम्स किया तो ये बन जाता है 340 ग्राम। ये जाएगा आपके पास में 340 ग्राम। ठीक है, हमने 85 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 85 का डबल कितना होता है, 85 का डबल होगा 170, 175 170 का डबल 340। इसका मतलब हमारे पास एक तरह से कैल्शियम कार्बोनेट 340 ग्राम है। ये तो मास है ना, मोल बना लो, मोल कितने आपके पास में। इसके मोल की बात करें तो मोल कैसे बनेगा, 340 इसको किससे डिवाइड करेंगे 100 से, तो मोल आ जाएगा। तो कितना मोल आ गया हमारे पास में, ये आ जाता है 0.34 मोल। इसका मतलब एक तरह से हमको 0.34 मोल कैल्शियम कार्बोनेट दे रखा है। इसका मतलब हमको इसका कितने मोल दे रखे हैं 0.34 मोल दे रखे। इस स्टोइकियोमेट्री यार 1:1 है, तो 0.34 मोल से फिर कैल्शियम ऑक्साइड भी हमारा 0.3 मोल ही बनेगा। ठीक है, आपसे तो मास पूछ रहा है ना, तो मास कैसे निकाले 0.34 तो मोल है, इसको किससे मल्टीप्लाई करें, मोलिकुलर मास है तो मास आ जाएगा ग्राम में। अब कैल्शियम ऑक्साइड का मोलिकुलर मास कितना होता है, तो आप देख सकते हैं कैल्शियम का कितना होगा 40 और ऑक्सीजन का कितना 16, 14 40 प्लस 16 56। आप इसको 56 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हमारा आंसर आ जाएगा ग्राम में। तो आंसर क्या देंगे, इस क्वेश्चन का आंसर देंगे 0.34 मल्टीप्लाइड बाई 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड के लिए हमको इतने ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, चलिए जी अगला क्वेश्चन लेते हैं। How many moles of potassium chlorate how many moles of potassium chlorate are to be heated in order to obtain 5.6 liter of O2 at STP। हमको STP पर 5.6 लीटर ऑक्सीजन चाहिए, तो बोला है कि उसके लिए पोटेशियम क्लोराइड के कितने मोल को आपको हीट करने की जरूरत पड़ेगी। देखो हमने पोटेशियम क्लोराइड को हीट किया, ये पोटेशियम क्लोराइड होता है KClO3, ये इसको हीट करेंगे। पोटेशियम क्लोराइड को जब हीट करते हैं तो हमको मिलता है KCl प्लस 3/2 O2। ये रिएक्शन होती है, ये मैंने आपको एक बार बता दी, अब आपको आ जानी चाहिए कि रिएक्शन क्या होती है। बैलेंस है, बिल्कुल बैलेंस करके मैंने लिखा है। ठीक है जी,
पोटेशियम क्लोरेट है, पोटेशियम क्लोरेट को जब हम हीट करते हैं तो फॉर्मेशन होगा KCl प्लस 3/2O2 के लिए। इसकी स्टोइकोमेट्री की बात करें, इसकी स्टोइकोमेट्री क्या बनी 1:1:3/2, ये तो स्टोइकोमेट्री है। इसकी स्टोइकोमेट्री क्या बनेगी 1:1:, इसकी स्टोइकोमेट्री। ठीक है, आपसे क्या बोला 5.6 लीटर हमको ऑक्सीजन मिला, ऑक्सीजन का प्रोडक्शन करना है। तो आप ये देख लो आपको मोल कितने मोल का प्रोडक्शन करना है, तो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के मोल निकाल लेते हैं। अभी तक क्वेश्चन के अंदर हो क्या रहा था, हमको रिएक्टेंट देता था, प्रोडक्ट पूछा जाता था, यही तो हो रहा था ना। अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या प्रोडक्ट देखे, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट पूछा जा रहा है, तो कोई बात नहीं, क्वेश्चन स्टोइकोमेट्री से बनेगा ना। तो पहले मोल बना ले, मोल कितने हैं, मोल गिवन वॉल्यूम कितना है 5.6, इसको किससे डिवाइड कर दो 22.4 से डिवाइड कर दो, तो ये 1/4, ये 1/4 मोल आ जाएगा। मतलब एक तरह से ऑक्सीजन आपका 0.25 मोल बन रहा है। इसकी स्टोइकोमेट्री को देखने से क्या पता लग रहा है, ऐसे ऐसे नहीं लगा 1 मोल पोटेशियम क्लोराइड को जब हम हीट कर रहे हैं, 1 मोल पोटेशियम क्लोराइड को जब हमने हीट किया तो हमको 3/2 मोल ऑक्सीजन गैस मिली। या इसको उल्टा बोल सकते हैं ना, ऐसे लिखते हैं सिंस 3/2 मोल of O2 was produced by 1 mole of potassium chlorate। हम इसको ऐसे भी तो बोल सकते हैं ना 3/2 मोल जो ऑक्सीजन है ये आपको किससे मिलेगा 1 मोल पोटेशियम क्लोराइड से मिलेगा, हमसे बोला गया। तो फिर 1/4 मोल ऑक्सीजन मिलेगा किसन से, 1/4 मोल ऑक्सीजन आपको किससे मिलेगा, तो इसको सोल्व करें तो ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 3/2, तो ये बन जाएगा 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 1/4। इस क्वेश्चन का आंसर दे देंगे 1/6 मोल, ये लीजिए आंसर देंगे। इसके लिए हमको 1/6 मोल पोटेशियम क्लोराइड को हीट करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। Calculate the mass of iron, which will be converted into its oxide Fe3, its oxide Fe3 of 4 by the action of 18 gram of steam। ठीक है, और रिएक्शन भी हमको दे रखा है 3 आयरन सॉलिड प्लस 4 H2O गैस, इससे हमने फॉर्मेशन कर दिया है Fe3 और 4 सॉलिड प्लस 4 हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन कर दिया। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक, क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है, calculate mass of iron which will be converted into its oxide by the action of 18 gram of steam according to this reaction। रिएक्शन आपकी बैलेंस है, ठीक है। अब रिएक्शन बैलेंस है ना, तो इसकी स्टोइकोमेट्री क्या है, इसकी स्टोइकोमेट्री 3:1:4। अगर हम इसकी स्टोइकोमेट्री लिखे, इसका स्टोइकोमेट्री क्या बनेगा, इसका स्टोइकोमेट्री बनेगा 3:4:1:4, इसकी स्टोइकोमेट्री बनेगी। आपको क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, क्वेश्चन के अंदर आपको स्टीम 18 ग्राम है। 18 ग्राम का मतलब क्या हुआ, मतलब वाटर है ना, तो 18 ग्राम का मतलब मोल कितना आ गया, मोल तो बना आएगा ना। तो आपसे ये बोल रहा है कि स्टीम का जो अमाउंट है यार, इसका मोल दे रखा है और आपसे बोला गया आयरन के कितना मोल लगेगा। इसको देख के नहीं लग रहा कि अगर स्टीम का 4 मोल है, 4 मोल स्टीम के लिए आयरन के कितने मोल लग रहे हैं, तो 3 मोल लग रहे हैं।
अरे यार ये तो है ना, स्टीम का अगर 4 मोल है ना, तो 4 मोल स्टीम के कंप्लीट रिएक्ट करने के लिए आयरन के कितने मोल चाहिए? आयरन के 3 मोल चाहिए। ये क्या 18 ग्राम है, इसका स्टीम कितना बोल रहा है? ये तो स्टीम तो ये 1 ग्राम बोल रहा है ना, तो 4 मोल के लिए जब 3 मोल की रिक्वायरमेंट है तो इसके 1 मोल के लिए कितने की रिक्वायरमेंट होगी? आंसर क्या देंगे? हमको चाहिए 3/4 मोल आयरन, आयरन के 3/4 मोल की जरूरत है ना। आपसे क्या पूछा गया? मास, तो आप आयरन का मास निकाल सकते हैं, मास ऑफ आयरन। आयरन का मास कैसे निकालेंगे? मोल कितना दे दिया? 3/4, इसको किससे मल्टीप्लाई करें? आयरन का एटॉमिक मास वो कितना होता है? 56। आप इसको 56 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल है क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट, a 100 milliliter of phosphine gas, phosphine होता भी है PS3, 100 milliliter of phosphine gas on hitting gives P4 solid and a hydrogen gas, ठीक है। Change in volume in the reaction is, रिएक्शन का जो वॉल्यूम है उसमें कितना चेंज होगा? ऑप्शन दे रखे हैं। फर्स्ट, इंक्रीजेस बाय 50 मिलीलीटर, पहला ऑप्शन। सेकेंड, increases by 150 milliliter. Third, increases by 100 milliliter. And last one, decreases by 50 milliliter. ठीक है, इस क्वेश्चन को समझते हैं। देखो, अब इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमको सबसे पहले तो इसकी रिएक्शन दे रखी है, इसका सॉल्यूशन बनाते हैं। इसमें खुद ने बोल दिया ना कि जो फोस्फीन है, जो PS3 है, PS3 जो फोस्फीन है, इसको हम जब हीट कर रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है? एक तो हमको मिल रहा है P4 सॉलिड, और साथ में क्या मिलेगा? हाइड्रोजन। ये हमने रिएक्शन लिखी है और इसको बैलेंस कर रहे हैं। P4 ये लीजिए, 12 या 6, ये रिएक्शन हमने बैलेंस कर दिया। इसकी स्टैइकोमेट्री देखें, इसकी स्टैइकोमेट्री क्या दे रखी है? इसकी स्टैइकोमेट्री दे रखी है ना 4:1:6 हमको दे रखी है। इसको देख कैसे बोल सकते हैं ना, अगर 4:1 हम ऐसे बोले, देखो अब जो प्रेशर में जो चेंज होता है ना, प्रेशर के अंदर जो चेंज है वो मेनली गैसेस की वजह से होता है। क्या सॉलिड के अंदर की सॉलिड की वजह से प्रेशर में चेंज आएगा क्या? तो सॉलिड की वजह से तो प्रेशर में चेंज नहीं आता। तो जो प्रेशर है वो मेनली किसकी वजह से चेंज होता है? गैसेस की वजह से। आप देख सकते हैं PS3 भी गैस है और हाइड्रोजन भी गैस है, P4 सॉलिड है। इसका मतलब प्रेशर के अंदर सॉलिड का कोई रोल नहीं होता है। तो मैं जब इसमें कैलकुलेशन करूंगा ना, तो वहां पर मैं P4 को कंसीडर नहीं करूंगा, डायरेक्ट उसमें आ जाएंगे। आप ऐसे बोल सकते हैं, अगर PS3 का 4 मोल अगर डिसोसिएट होता है तो आंसर क्या देंगे? हाइड्रोजन के 6 मोल का फॉर्मेशन होगा। ये हुआ। ऐसे बोल सकते हैं, अगर इसके 4 मिलीलीटर का डिकम्पोजिशन हो तो इसका कितना मिलीलीटर बनेगा? इसका 6 मिलीलीटर बनेगा। अब आपने क्या बोला? आपने बोला हमने तो उसके 100 ml का हीट कर रहे हैं। अगर आप इसके 100 ml को हीट करेंगे तो हाइड्रोजन कितना ml बनेगा? 6/4 into 100। इसको अगर देखें तो कितना आ जाएगा? 6/4 into 100, ये बनेगा 150 ml। 150 आ रहा है ना, आप देख सकते हैं ना। ये 4 से कितने टाइम्स कैंसिल होगा? 25 टाइम्स, और 25 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो कितना होगा? 150। इसका मतलब हाइड्रोजन। तो हम ऐसे बोल सकते हैं ना, अगर हम 100 मिलीलीटर फोस्फीन को हीट करें तो हमको 150 ml हाइड्रोजन मिलेगी। इसका मतलब हमने लिया कितना? 100 और मिला कितना? 150। तो वॉल्यूम कितना इंक्रीज हुआ? तो वॉल्यूम तो आपका 50 ml से इंक्रीज हुआ ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या देंगे? वॉल्यूम ऑफ
रिएक्शन इंक्रीजेस बाय 50 मिलीलीटर। हम इसका आंसर देंगे कि रिएक्शन का जो वॉल्यूम है वो 50 मिलीलीटर से इंक्रीज हो जाएगा। समझ में आया क्वेश्चन? नेक्स्ट देखो, how much amount of calcium oxide is required to utilized 852 gram of P4O10। ठीक है, और इसकी रिएक्शन भी हमको दे रखी है। P4O10 इसकी रिएक्शन किससे करवा रहे हैं? कैल्शियम ऑक्साइड से। P4O10 जब कैल्शियम ऑक्साइड से रिएक्ट करता है तो बनता है कैल्शियम फोस्फेट। ये बनता है कैल्शियम फोस्फेट। इसको बैलेंस करके रखें तो इसको बैलेंस किया तो इसका कोफिशिएंट आता है 2.6, ये बनेगा 6। ये इसकी बैलेंस रिएक्शन होती है। ठीक है, ये हमको क्वेश्चन के अंदर दे रखा है। अब हमको इसका सॉल्यूशन देखना है, इसका सॉल्यूशन क्या होगा। ठीक है, इसके सॉल्यूशन की बात करें तो रिएक्शन आपको क्या दे रखी है? रिएक्शन आपको दे रखी है P4O10। इसकी रिएक्शन किससे हो रही है? 6 मोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, तो हमको मिला है 2 मोल ऑफ कैल्शियम फोस्फेट। ये 2 मोल कैल्शियम फोस्फेट का फॉर्मेशन हो रहा है रिएक्शन दर की। इसकी स्टोइकियोमेट्री देखें, इसकी स्टोइकियोमेट्री क्या है? 1:6:2। इसकी स्टोइकियोमेट्री हो गई। क्वेश्चन दे रखा हाउ मच अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। अमाउंट किसका पूछ रहा है? कैल्शियम ऑक्साइड का पूछ रहा है। और अमाउंट दे किसका रखा है? 852 ग्राम P4O10 का दे रखा है। तो अपन एक काम करें ना, सबसे पहले देखें P4O10 की हमने मोल कितने काम में ली है। इधर साइड में कैलकुलेशन कर लेता हूं। मोल ऑफ P4O10 के मोल कितने हमने लिया? कितना ले रखा है? 852 ग्राम लिया ना आपने। 852 ग्राम लिया। ठीक है, 852 को किससे डिवाइड करेंगे? आप इसके मोलिकुलर मास से डिवाइड करेंगे। इसका मोलिकुलर मास निकालें। फास्फोरस का मोलिकुलर मास कितना होता है? 31। तो इसका 4 टाइम्स कर दीजिए। 31 का 4 टाइम्स किया तो 31 का 4 टाइम्स कितना होता है? आप देख लीजिए। 31 का 4 टाइम्स किया तो 12, ये 124 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन कितने? 10। ऑक्सीजन 10 है तो ये कितना आ जाएगा? 160। तो ये 284 आ रहा, नहीं आ रहा? इसका मतलब इसका जो मोलिकुलर मास है ना, इसका जो मोलिकुलर मास है P4O10 का जो मोलिकुलर मास है वो आ रहा है हमारे पास में 284। तो हमने इसको 284 से डिवाइड कर दिया। ये 284 से डिवाइड कर दिया। अब आप 852 को अगर 284 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने से आपको मिलेगा 3। इसका मतलब ये इसके 3 मोल। तो मैं ऐसे बोल सकते हैं हमारे पास एक तरह से P4O10 के 3 मोल है। आप देख सकते हैं इस रिएक्शन को देख के क्या पता लग रहा है? P4O10 के 1 मोल के कंप्लीट रिएक्ट करने के लिए हमको 6 मोल कैल्शियम ऑक्साइड की जरूरत है। 1:6 है ना, मतलब 1 मोल P4O10 है। 1 मोल P4O10 के कंप्लीट रिएक्ट करने के लिए कितने मोल कैल्शियम ऑक्साइड चाहिए? आपको 6 मोल चाहिए। पर आपने P4O10 का कितना ले रखा है? 3 मोल ले रखा है। इसके 3 मोल के लिए इसका कितना लगेगा? तो आंसर क्या देंगे? इसकी चाहिए हमको 18 मोल। ये 18 मोल चाहिए। हमसे अमाउंट पूछ रहा है ना, ये तो 18 तो क्या है? 18 तो मोल आ गया। 18 तो क्या आ रहा है? ये तो मोल आ रहा है ना। अगर हमको अमाउंट लाना है तो अमाउंट कैसे निकालेंगे? 18 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? इसका मोलिकुलर मास, कैल्शियम ऑक्साइड का मोलिकुलर मास कितना होगा? कैल्शियम का होता है 40 और इसका होता है 16। ये बनेगा 56 ग्राम। इसको मल्टीप्लाई करें, ये आ जाता है 1008 ग्राम। इसका मतलब हमको 1008 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है जी।